अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज के फोर्थ वीडियो में हम फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल वर्क एंड एनर्जी है, इसकी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज को डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली 4 फोर्सेस एक्ट्स ऑन द क्रेट. Which force does the greatest magnitude of work on the crate? कहते हैं हमारे पास एक क्रेट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रैंप है जिस पर एक क्रेट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे आ रही है। तो इस पर लगने वाली जो फोर्सेस है सबसे पहले हम उसको फाइंड करते हैं। तो एक है हमारे पास ग्रेविटी का फोर्स जो कि है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक है हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो कि इस प्लेन ऑफ द रैंप को जो है परपेंडिकुलर है। तीसरा फोर्स हमारे पास है दैट वी आर पुशिंग, और जो फोर्थ फोर्स है वो हमारे पास है द फ्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी का जो फोर्स है इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट में। सो यहां से हम इसकी रिजोल्यूशन करते हैं कुछ ऐसे तरह। यहां पर बनेंगे एंगल थीटा। तो जिस साइड के साथ एंगल बन रही है हम उसको मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट, सो दैट विल बी एम जी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो हमारे पास होगी एम जी साइन थीटा। तो देखिए ग्रेविटी की जो एक्स कंपोनेंट है और जो नॉर्मल फोर्स है ये दोनों इसी प्लेन को परपेंडिकुलर है। सो लिहाजा इसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा। जो वर्क डन है वो इन दो कंपोनेंट की वजह से या दो फोर्सेस की वजह से जो है वो जीरो होगी। दूसरा जो फोर्स है तीसरा जो फोर्स है जिसको हम कहते हैं कि पुशिंग है। तो पुशिंग आई एंड एम जी साइन थीटा ये नेट फोर्स हो गई इसी क्रेट पर। तो क्योंकि यहाँ पर जो क्रेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, सो लिहाजा नेट फोर्स जो है वो हमारे पास होगी जीरो। तो नेट फोर्स हमारे पास एक ये है कि जो हम इसको पुश करते हैं, एक हमारे पास एम जी साइन थीटा, तो इन दोनों का जो सम है वो जीरो होगी। एक ही फोर्स हमारे पास रह गया जो कि है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। सो द फ्रिक्शन फोर्स विल डज मैक्सिमम वर्क। सो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the force constant of a wire is K and that of another wire is 3K. When both the wires are stretched through same distance, if work done are W1 and W2 then. कहते हैं हमारे पास दो वायर हैं, एक की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास है K, दूसरे की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास है 3K। दोनों को सेम डिस्टेंस पर जो है स्टिच किए गए हैं। सो वर्क डन क्या होगी? सो देखिए स्प्रिंग में जब हम वर्क डन को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होती है W एस इक्वल टू 1/2 KX का KX स्क्वायर। तो हमारे पास जो वर्क डन है W1 दैट विल बी W1 एज इक्वल टू 1/2 K इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो पहले वाली वायर की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास है K। दूसरी वायर की जो वर्क डन है वो हमारे पास होगी W2 एज इक्वल टू 1/2 K2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है। तो यहां पर K2 की वैल्यू हमारे पास है 3K, सो दैट विल बी W2 एज इक्वल टू 1/2 and it is 3K into x square. So that will be W2 as equal to, इस 3 को आगे ले आते हैं, so that will be 3 into 1/2 kx का square। 1/2 kx square हमारे पास है W1, so that is W2 as equal to 3W1। So correct option हमारे पास है ऑप्शन D is the correct option, that is W2 is equal to 3W1। Now MCQs नंबर थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि
escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second if the mass of the Earth increases to twice its value and the radius of the Earth become half the escape velocity is. तो escape velocity को हम find करते हैं through this expression, that is V as equal to 2g and to mass of the Earth divided by r. So यहाँ पर हम values को put करते हैं, so that will be v dash हमारे पास वो escape velocity है जब हम mass of the Earth को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं and radius को जो है हम हाफ करते हैं, so that will be 2 and to g m. m जो है इसको डबल किया गया है, so that will be 2m divided by r. r को जो है हाफ किया गया है, so that is r divided by 2 under the root. So that will be v dash is equal to ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that will be 4 and gm divided by r under the root. 4 जो है ये अंडर रूट से बाहर आएगा, so that will be 2 under the root gm divided by r. So that will be v as equal to, यहां पर लिखते हैं, so that is यहां पर शिफ्ट करते हैं, so that is v dash is equal to 2gm बटा r अंडर द रूट. ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी जो पहले वाली एस्केप वेलोसिटी है वो है, और इनिशियल जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है वो हमारे पास 11.2 किलोमीटर है. सो यहाँ पर 11.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल गिव्स अस 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि an example of non-conservative force is. non-conservative force हमारे पास वो फोर्स होते हैं जिसकी वजह से वर्क डन जो किसी क्लोज पाथ में वो जीरो नहीं होती, एंड जो वर्क डन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो पाथ पर डिपेंड कर रही है. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 5 है, when the speed of your car is double, by what factor does its kinetic energy increases? तो kinetic energy को हम find करते हैं through this expression, kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. यहाँ पर जो speed है वो डबल हो जाती है, so kinetic energy that will be 1 divided by 2m and 2v की जगह हम लिखेंगे 2v square. 2 का स्क्वायर लेंगे, so that will be 4 and to 1 by 2mv square. जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होते हैं 4 टाइम. So option C is the correct option. Now MCQs नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि 1 horse power is given by. 1 horse power हमारे पास किस चीज के बराबर होते हैं, so this is equal to 746 watt. Option A is the correct option. MCQs नंबर 7 है, work is said to be negative when force and displacement are. वर्क डन को हम फाइंड करते हैं W is equal to FD cos थीटा से. तो वर्क डन हमारे पास तब नेगेटिव होगी जब हमारे पास थीटा जो है ये 180 डिग्री के बराबर हो. तो थीटा 180 डिग्री की तब बराबर होगी जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो. सो द वर्क डन विल बी नेगेटिव. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energy E1 and E2 are in the ratio. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच जो रिलेशन है वो हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p square divided by 2m.
एंड कहते हैं मोमेंटम जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो है बॉडीज की वो इक्वल हैं, सो दैट विल बी, हम मान लेते हैं कि इस यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है E एंड दैट इज E1 एज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1। नाउ काइनेटिक एनर्जी हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम जो मोमेंटम है इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल मोमेंटम है तो इससे इजीली हमारे पास जो रेशियो है वो फाइंड हो जाएगा। सो 2m को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बिकम एज p स्क्वायर एज इक्वल टू 2m एंड टू काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे, सो दैट विल बी अंडर द रूट 2m एंड टू काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू को लेते हैं E1 एंड E2, सो दैट विल बी P1 एज इक्वल टू 2m m1 एंड टू काइनेटिक एनर्जी E1 अंडर द रूट, इसी तरह P2 हमारे पास होगी दैट इज 2m2 एंड टू काइनेटिक एनर्जी E2 एंड अंडर द रूट। अब कहते हैं दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है, दैट इज P1 is equal to P2, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, सो दैट इज 2m1 एंड काइनेटिक एनर्जी E1 अंडर द रूट एंड दिस इज P2 की वैल्यू हमारे पास है 2m2 एंड टू एनर्जी E2, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, सो दैट इज ये इसके साथ 2 इस 2 के साथ चला जाएगा, सो दैट विल बी m1 E1 एज इक्वल टू m2 एंड टू E2, दोनों साइड को E2 एंड m1 पर डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास आएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 एज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। अब m2 डिवाइडेड बाय m1 को हम इसी तरह लिखते हैं m2 रेशु m1, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन C। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द एटमॉस्फेयर एज हेल्ड टू द अर्थ बाय, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के साथ किस चीज पे के साथ जो है ये हेल्ड है, सो दिस इज एटमॉस्फेयर एज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, ऑप्शन B is the correct option। नाउ एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a momentum is increased by 20% and then kinetic energy increases by, very important MCQs है। इस MCQs को मैंने MDCAT का जो सीरीज मैंने इस चैनल में अपलोड की है, तो वहां पर मैंने इसको एक ट्रिक के जरिए सॉल्व किया है, तो आप उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डिटेल से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, जब 20% को हम मोमेंटम इंक्रीज करते हैं, 20% को जो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इंक्रीज बाय 44%। अब 44% किस तरह आएगा, आप इस नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है आप वहां से इसको डिटेल से देख सकते हैं कि हम इंक्रीज इन मोमेंटम या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जब हमें गिवन हो तो हम इंक्रीज इन मोमेंटम एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if the kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value then the new momentum will be, again there is a relation between kinetic energy and momentum, so kinetic energy and momentum के बीच जो relation है वो हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि kinetic energy is equal to p square divided by 2m, तो यहाँ फाइंड करना है कौन सी चीज को, मोमेंटम को, सो इस 2m को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है, सो दैट विल बी p स्क्वायर एज इक्वल टू 2m एंड टू काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे, सो दैट विल बी p इज इक्वल टू 2m एंड टू काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। अब काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम इंक्रीज किया गया है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे 4 काइनेटिक एनर्जी, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा, सो द मोमेंटम विल बिकम एज 2 एंड 2 2m एंड काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम हमारे पास डबल हो जाएगी।
सो दैट इज ऑप्शन, देखते हैं कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। एमसीक्यूज नंबर 12 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two bodies with kinetic energies and the ratio of 4:1 and are moving with equal linear momentum, the ratio of their masses is। हमने यहाँ पर जो है रेशियोज को फाइंड करना है, जैसे हमने ऊपर जो है कैलकुलेशन किया काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच, तो हम यहाँ पर उस कैलकुलेशन को रिपीट करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब मोमेंटम जो है वो दोनों के लिए सेम है, सो हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को, क्योंकि इसी 2m को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर मान लेते हैं E। दोनों जो है मोमेंटम वो सेम है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये P1 और इसी तरह P2 स्क्वायर, दैट विल बी 2m इनटू एनर्जी E2। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको इस पर डिवाइड करते हैं, और फिर यहाँ पर जो वैल्यूज है 4:1, इसको जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आएगी that will be 1 divided by 4, यानी इसके सोल्यूशन से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4। सो 1/4 को हम लिखते हैं 1:4, सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 13 है, a body of mass 5 kilogram is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is। तो increase in kinetic energy हमारे पास क्या होगी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, so that is kinetic energy is equal to p square divided by 2m। ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे तरह होगी कि पी स्क्वायर, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है 10, सो दिस इज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मास की वैल्यू हमारे पास है 5, सो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 एंड 2 एंड 5 की वैल्यू हमारे पास आएगी 10, सो दैट विल गिव्स अस 10 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है 10 जूल। अब चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम को हम फाइंड करते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा टी। हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 0.2 एंड टाइम की वैल्यू हमारे पास है 10 सेकेंड, सो दैट विल गिव्स अस 0.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट गिव्स अस 2 न्यूटन सेकेंड। नाउ द फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगी, सो दैट इज द डेल्टा पी, द चेंज इन मोमेंटम एज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस इनिशियल मोमेंटम को यहां पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बी द फाइनल मोमेंटम एज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस इनिशियल मोमेंटम। यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं, सो दैट इज डेल्टा पी एज द फाइनल मोमेंटम, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, डेल्टा पी इंक्रीज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम ये हमारे पास है 2, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है 10, सो यहां से हमारे पास आएगी फाइनल मोमेंटम दैट इज 12 न्यूटन सेकंड। हमारे पास जो चेंज फाइनल मोमेंटम है वो 12 न्यूटन सेकंड है। तो हम इसी 12 न्यूटन सेकंड से जो कि फाइनल मोमेंटम है, इससे हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करते हैं एंड वी यूज दिस एक्सप्रेशन, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, सो पी एफ फाइनल का मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12 का स्क्वायर एंड दिस इज 2, मास की वैल्यू हमारे पास है जो है 5 kg, एंड इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 12 का स्क्वायर लेंगे, सो दैट विल गिव्स अस 144,
10 पर जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आएगा, इससे हमारे पास जो है फाइनल मोमेंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आएगा 14.4 जूल। अब इंक्रीज हमने फाइंड करना है, सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी increase in kinetic energy, that is the kinetic energy final minus kinetic energy initial। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है 14.4। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ गया था, सो दिस 14.4 minus 10 that gives us 4.4 joule। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास है 4.4 जूल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन डी 4.4 जूल। एमसीक्यू नंबर 14 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a force and displacement of a particle and the direction of force are double, work would be। कहते हैं हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम डबल करते हैं एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन हमारे पास क्या होगी, सो वर्क डन एज W एज इक्वल टू एफ डी। जब हम फोर्स को जो है डबल करते हैं दिस इज 2F मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट को भी डबल किया गया है, सो दैट इज 2। सो 2 and 2 मल्टीप्लाई होके दैट विल बिकम एज 4D। जो वर्क डन है वो इनिशियल का 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, so that is option B is the correct option।